हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम देख रहे हैं लूसेंट रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर करने वाले हैं। हमने इस हफ्ते जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आज उसका टेस्ट है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अपने पास एक पेन रखनी है, एक रफ रखना है और अपने आंसर लिखते जाना है। लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं, ठीक है। और आप चाहें तो नंबर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। तो आपको सिंसियर होके टेस्ट देना है, क्योंकि हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिलेंगे। पॉलिटी हमने अभी अभी शुरू किया है, तो उसको नेक्स्ट टेस्ट में ऐड कर लेंगे। ऐसे ही आपके पूरे के पूरे लेक्चर चलते रहेंगे। जैसे आपका इतिहास चल रहा है, भूगोल चल रहा है और पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है। आपको 2 टाइम, सुबह 10 बजे और शाम को 6:30 बजे तक वीडियो मिला करेंगे। तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा। अभी आने वाले 1-2 महीने में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो आपको मैं बहुत जल्दी पूरी लूसेंट कवर करा दूंगी। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए है। आप सुबह वाला लेक्चर जो है, शाम वाला लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, जिससे मैं और ज्यादा लेक्चर अपलोड कर सकूं। जैसे हमारा 4 बजे तक मैंने सोचा है कि हम जीके स्टैटिक वाला पोर्शन लेकर आएंगे। उसके अलावा मॉर्निंग में करंट अफेयर का भी लेक्चर रखेंगे। तो बस आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे, उतना ही जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को सीरियस होकर देना है शुरू से लास्ट तक, ठीक है। कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। अभी जो टेस्ट है आपका 1-1 हफ्ते का हो रहा है, ठीक है। जितना भी 1 हफ्ते में हम पढ़ेंगे, हम संडे के दिन टेस्ट देख लिया करेंगे। आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। जब हम पूरी की पूरी लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे, उसमें जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का इनाम और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम। याद रखिएगा, ये ऑनलाइन होगा, तो आप कहीं से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है? वेयर हैज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फाउंड इन इंडिया? शिवालिक पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नर्मदा घाटी या गंगा घाटी? तो शिवालिक हिल में मिला है, नीलगिरी हिल्स में मिला है, या नर्मदा वैली में मिला है, या गंगा वैली में मिला है? आपको याद होगा, शुरुआत में ही हमने पढ़ा है। ये कहाँ मिला आपको? नर्मदा घाटी में। हम इसको नर्मदा मानव भी कहते हैं, याद है आपको? मैंने आपको बताया था, ये जो क्या है, होमो इरेक्टस, बहुत पुराना हमको साक्ष्य मिला है, स्कल मिला है ना। और ये कहाँ मिला है? ये हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला है। ये भी याद रखिएगा, हथनौरा जो कि है मध्य प्रदेश में, यहाँ मिला है सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य भारत में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? तो आपको याद करना है, सबसे उत्तर वाला, दक्षिण वाला, पश्चिम वाला और पूर्वी वाला। यहाँ है आपका कौन? अरुण। और अरुण क्या कर रहा था? अरुण पान खा के थूक रहा था बार बार, तो कौन सा हो गया? किबीथू। याद रखिएगा, आपने जो भी ट्रिक बनाई है, जिस चीज से भी रिलेट किया है, उससे याद करना है 4 ऑप्शन देख के, है ना। आप 4 ऑप्शन देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। फिर आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? वेयर हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बीन फाउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट? हम यहाँ याद रखिएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब आ रहा है। आपको बताना है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, भीमबेटका और आदमगढ़। कृषि के कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। याद करिए, कहां पे है ये? पाकिस्तान में है। मेहर जो है वो खेती करती है ना। तो हमारी मेहर क्या करती है? खेती करती है। ये आपका हो गया मेहरगढ़। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। उसके अलावा आपको कोल्डी हवा का याद होगा, चावल के मिला है। भीमबेटका में तो आपको बहुत पुरानी गुफाएं मिली है ना, लाखों साल पुरानी। आदमगढ़ में आपको पशुपालन का साक्ष्य मिला है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? इंडिया शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किसके साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करेगा। चीन वाला जो है एक तरफ से शेयर होता है, पाकिस्तान एक तरफ से शेयर होता है, लेकिन बांग्लादेश जो है, तो भारत ने उसको 3 तरफ से घेर रखा है। तो सबसे ज्यादा किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से करता है, ठीक है। 4,000 से भी ज्यादा किलोमीटर एरिया कवर करता है, याद रखिएगा। फिर अहार नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द Chalcolithic culture site named Ahar located?
मैंने आपको ताम्रपाषाण वाली संस्कृतियों के नाम अलग से बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। ताम्रपाषाण, तो आपको यहाँ पे बताना है हमने आहार कहाँ पे पढ़ा था। हमने आहार पढ़ा है, हमने जोरवे पढ़ा है, हमने मालवा संस्कृति पढ़ा है, उसमें भी मैंने स्थलों के नाम बताए थे। आहार जो है याद रखिएगा कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान वाले इलाके में। याद रखिएगा ये बनास नदी के किनारे है, तो कभी कभी आपको बनास संस्कृति भी मिल जाएगा, आहार बनास संस्कृति, ठीक है। तो नाम दोनों याद रखिएगा, बनास नदी हो गई, आहार इलाके का नाम हो गया। तो आहार जो है वो कहाँ मिलता है हमें सबसे अच्छा, वो मिलता है राजस्थान में। तो आहार याद रखना है आपको, कहाँ से रिलेटेड था, राजस्थान से। जोरवे जो हमने पढ़ा था, बहुत जोर लगा रहे थे, कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और आपका जो मध्य प्रदेश में है वो कौन सा था, मालवा संस्कृति, ठीक है। कायधा, नावदा टोली, ये सारे याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये नाम पूछे जा सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसका संबंध शुंग वंश से है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द शुंगा डायनेस्टी। मनुस्मृति, नारद स्मृति, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। इसका भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करके बनाया था, है ना। वायु का क्या होगा, उसके अलावा मत्स्य, मछलियां कौन खा रहा है, सातवाहन खा रहे हैं आपके, है ना, नारद जी क्या काम कर रहे थे, याद होगा अगर आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुंग वंश की। शुंग क्या था, ब्राह्मण आपकी डायनेस्टी थी, तो वो किसको सबसे ज्यादा मानेंगे, मनु को। तो ये हो गया आपका मनुस्मृति। शुंग डायनेस्टी किससे रिलेटेड हो गई, मनु से। ये मनु आप रिलेट कर लेंगे शुंग से कैसे भी करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग से कर लेंगे। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको याद कराया है कोस्टल पार्ट की, हम जब बात करेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये पूरा रहेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कुल लंबाई की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 6100, 75 16.5, 65 16.5 या 7100। तो याद रखिएगा ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आसपास दिए हैं, जिससे आपको याद हो अच्छे से, तभी आपका सही हो। तो याद होगा आपको ये पूरा इलाका कितना है, ये है आपका 75 16.5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ लैंड वाले की बात करें, मुख्य भाग की, है ना, आइलैंड्स नहीं इंक्लूड करें, तब होता है आपका 6100। याद होगा आई थिंक, है ना, हमने अभी अभी पढ़ा है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फिर कथा वस्तु ग्रंथ का संबंध है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक। यहाँ पे कथा वस्तु सब्जेक्ट मैटर आ गया है, ये आपका कथा वस्तु ही रहेगा, ठीक है। कथा वस्तु बुक रिलेटेड टू। अब यहाँ पे बताना है किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है, महायान शाखा, हीनयान शाखा, या श्वेतांबर या दिगंबर से। तो मैंने आपको बताया है, जब हम कथा वस्तु पढ़ रहे थे और उसके अलावा जातक कथाएं पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कथा जब हम सुनाते हैं किसी को, तो कभी हमेशा कथा में क्या होता है, किसी दीनहीन की कथा हमेशा सुना रहे होते हैं, याद है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित हो गया हीनयान शाखा से, जो कि किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हीनयान शाखा से संबंधित हो गया आपका कथा वस्तु। हमेशा कथा हम किसकी सुनाते हैं, दीनहीन लोगों की सुनाते हैं। उसके अलावा आर्य, मंजूश्री, मूलकर, मंजू के जो नाम है वो हमने किससे रिलेट किया था, महायान से, है ना, महान है हमारी मंजू। तो याद रखिएगा ये आपको जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ट्रिक के माध्यम से, वो ट्रिक एग्जैक्टली याद करिएगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, क्योंकि जितनी बार आप ट्रिक याद करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से वो चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगी। फिर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ या बुक इज रिलेटेड टू विच वेद, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। मैंने आपको बताया है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, रिलेट भी करवाया था, है ना। ऐतरेय, कौशितकी ऋग्वेद से थे, जैसे आपका पंचविश हो गया, षडविश हो गया, तो जिसमें नंबर लगा हुआ है तो वो आपका सामवेद से था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोपथ की। गाय चराने कोई जाता था या गाय किसी को बहुत ज्यादा पसंद थी, याद करिए कौन था वो था अथर्व। अथर्व को हमारे गाय बहुत ज्यादा पसंद थी, वो गाय चराने वगैरह जाता था। तो ये हो गया आपका अथर्व वेद, गोपथ ब्राह्मण। फिर सिक्किम राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं मिलती है, द स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग, नेपाल, चीन, असम या पश्चिम बंगाल। तो आप अच्छे से याद करिए, जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, सिक्किम के बारे में, तो एक तरफ तो हमने पढ़ा था कि ये हो गया आपका नेपाल, दूसरी साइड हो गया आपका चीन, और ये इधर साइड हो गया आपका भूटान, ठीक है। और मैंने बताया था कि नीचे से सिर्फ कौन आएगा, आपका एक स्टेट आएगा जो इसको घेर कर रखता है, कौन सा, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।
मतलब आपका असम या इधर बिहार, ये सब सिक्किम से सीमा साझा नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखा था, क्योंकि जब आप मैप देखेंगे, आप बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि असम भी यहाँ से टच करना ही चाहिए, लेकिन आपका जो पश्चिम बंगाल है वो ऐसे ऊपर जाते हुए यहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ से जाके आपका फिर असम चालू होता है। ठीक है, तो सिक्किम सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, नेपाल, भूटान और चीन की। ठीक है, फिर है राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाय whom has the book named राजतरंगिणी been written? आंसर जरूर करते चलिएगा, जो नहीं बन रहा है उसमें अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तुक्का मत मारिएगा, अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो तुक्का मार के देखिएगा कि कितने आपके तुक्के सही हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे राजतरंगिणी, राजतरंगिणी याद करिए किसकी बुक है? ये है आपके किसकी? कल्हड़ की। कल्हड़ की किसके बारे में है? तो ये है कश्मीर के राजाओं की। ठीक है, कश्मीर के जो शासक थे उनकी वंशावली बड़े अच्छे से समझाई गई है, शासकों के बारे में। तो आप रिलेट कैसे भी कर सकते हैं, कश्मीर से राज थे, यहाँ पे कल्हड़ से। संस्कृत में लिखी है। इतिहास लिखने का हमें क्या मिलता है? पहला प्रमाण मिलता है, किसी ने सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। तो ये आपको क्या याद रखना है? राजतरंगिणी कल्हड़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैं पढ़ा रही थी, याद रखना है इसको। फिर रेहला नामक यात्रा वृत्तांत का संबंध किससे है? व्हाट इज द ट्रेवलॉग नेम्ड रेहला रिलेटेड टू? जो आपकी रेहला है किससे रिलेटेड है? अलबरूनी, वेनसांग, इब्न बतूता या तारानाथ? तो मैंने बोला था ना रह लो, थोड़ा रह लो, तो यहाँ पे किससे मैंने रिलेट किया था? ये रिलेट किया था आपके इब्न बतूता से ना। इब्न बतूता पहन के जूता आप चल दिए हैं वो, तो हमने बोला रह लो, थोड़ा सा रह लो। किसके टाइम पे आता है इब्न बतूता? ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आता है, तुगलक। और इसका ईयर भी मैंने बताया था, बहुत ही आसान था याद करना, 1333। ठीक है, तो ऐसे आप सारी चीजें याद रखेंगे, कुछ भी आ रहा है इससे रिलेटेड आप बता देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये काजी भी नियुक्त था। फिर भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? अब आपको याद रखना है कि यहाँ हमने जितनी चीजें अभी की हैं इस वीक में, उतना ही मैंने पूछा है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत और चीजें भी पूछ ली, हम जितना पढ़ते जाएंगे उतना टेस्ट में देखते जाएंगे, है ना, उसको याद करते जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ की, तो ये आपको बताना है 32, 33, 32, 14, 29, 33 या 32, 87। मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद रखना है। लद्दाख वाला कहाँ पे है? ये 32 साल का, कन्याकुमारी 14 साल का, तो ये 32, 14 है। और इधर से इधर तक कितना था? तो ये था आपका 29, 33। मैंने बताया था आप किसी चीज से भी चाहे रिलेट कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं कि हमारा गुजरात जो है कितने साल का है, अरुण जो है कितने साल का है, लद्दाख कितने साल का है, इधर कन्याकुमारी कितने साल की। 32, 14, 29, 33, ये आप बार बार इसी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण ज्यादा बड़ा है, तो ये 32 वाला किस में आएगा? उत्तर से दक्षिण वाले में आएगा। फिर सर्वप्रथम अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? विच इज द फर्स्ट रिकॉर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फेमाइन? रिकॉर्ड की जगह यहाँ पे आप इंस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा अभिलेख है, कौन सा इंस्क्रिप्शन है? नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा, सोगौरा या भीतरी अभिलेख? जो हमने अभिलेख पढ़ा है, मैंने आपको बताया था अकाल किसके टाइम पे पता चलता है हमें? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। कहाँ पे पता चलता है? तो सोहगौरा, याद रखिएगा। ठीक है, सोहगौरा जो है वो है आपका अकाल के बारे में। दुर्भिक्ष, ये वर्ड जो है आपका अकाल की जगह दुर्भिक्ष भी आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सोगौरा में। नासिक अभिलेख है आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। हाथी गुम्फा खारवेल के बारे में। भीतरी स्कंदगुप्त का है जिसमें हूणों के बारे में वो बताते हैं। हर चीज आपको याद करनी है, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना उसमें भी देखते जाइएगा कि अगर कुछ और पूछ लिया, नासिक अगर यहीं पे नासिक पूछ लिया होता तो आप क्या उसका आंसर देते? तो वो हर चीज आपको फिर याद आनी चाहिए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय। हु रोट द ऐहोल इंस्क्रिप्शन? या आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हु रोट द ऐहोल इंस्क्रिप्शन? किसने लिखा है? हरिसेन, रविकीर्ति, मिहिर भोज या बालादित्य? आपको पता है यहाँ पे हमें दो मेनली याद रखने हैं दरबारी।
कवि एक तो आपके हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के होते हैं, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। उसके अलावा यहाँ पे हो गए आपके कौन, आपके ऐहोल अभिलेख के। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है, ये है रवि कीर्ति जी। रवि कीर्ति आपके पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे है ना। तो याद रखिएगा रवि, यहाँ पे कीर्ति बहुत ज्यादा फैल रही थी ना, तो यहाँ पे कीर्ति से हमने रिलेट किया था ऐहोल अभिलेख, जिसमें बताते हैं कि उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। तो याद रखना है आपका ऐहोल अभिलेख भी पूछ सकता है, किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका मैप का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करेगा, कौन कोस्टल बाउंड्री बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ये आप अच्छे से बता लेंगे। अब यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करता। उत्तराखंड, मेघालय, हरियाणा या नागालैंड। अब अच्छे से याद करिएगा, जब आप पढ़ेंगे उत्तराखंड तो देखेंगे कि उत्तराखंड में एक तरफ से तो चीन होता है, शेयर करता है, इधर से नेपाल करता है। ठीक है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। मेघालय, मेघालय में मैंने आपको बताया था मेघों जैसा है, नीचे से आपका बांग्लादेश है। ठीक है, नीचे से बांग्लादेश है और ऊपर से कौन करता है, असम करता है। तो असम बांग्लादेश से कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी इंटरनेशनल बाउंड्री। बचा हरियाणा। हरियाणा आप देखेंगे बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। हरियाणा इधर साइड पंजाब है, इधर आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, तो हरियाणा जो है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नागालैंड, आपको पता है कि नागालैंड के दूसरी साइड, मतलब यहाँ पे अगर नागालैंड है तो इधर असम हो गया और इधर साइड कौन है, तो इधर है आपका म्यांमार। तो इससे भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही है। इसके अलावा जैसे तेलंगाना आपको दिखेगा बिल्कुल बीच में है। तो आप जैसे ही भारत का पूरा मैप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब चुटकियों का खेल है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब ये जो है आपका अंदर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया वेनसांग किस शासक के शासन काल में भारत आया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर डिड द वेनसांग कम टू इंडिया। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन या बिंबिसार। वेनसांग के बारे में बताना है ना, सॉन्ग गाते गाते आ गया था। कहाँ पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, बहुत हर्ष से गाना गा रहा था। जो भी मैंने आपको रिलेट करवाया था, जो भी आपने रिलेट किया है, उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि गाना गा रहा था हर्ष में, तो यहाँ पे वेनसांग हो गया, सॉन्ग से हमने रिलेट किया था। हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा है, बहुत टाइम तक घूमा फिरा और फिर वापस गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर स्थायी निवास बनाने की प्रवृत्ति की शुरुआत कब मानी जाती है। When is the trend of making permanent residence considered to have started। कब मानी जाती है कि कब इसकी प्रवृत्ति स्टार्ट हुई होगी, जब हमने परमानेंट सेटलमेंट बनाना चालू किया, स्थायी निवास बनाना चालू किया। तो मैंने आपको रिलेट करवाया था कि जब हम एग्रीकल्चर करने लग जाएंगे तो हमें थोड़ी देर रुक के देखना पड़ेगा, कुछ महीने वहां पे रुकना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्थायी निवास बनाने पड़ेंगे, घर बनाना पड़ेगा। तो कब होता है ये सब स्टार्ट, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या ताम्रपाषाण, मतलब ये आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या चैल्कोलिथिक। तो ये होता है नवपाषाण टाइम पे। नियोलिथिक में आप देखेंगे कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ता है आपका, और जो ये परमानेंट सेटलमेंट है वो मिलता है आपको नवपाषाण के टाइम पे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। विच वॉज द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट ऑफ Which of the following was the port of Harappan civilization? सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पोर्ट कौन सा था। धौलावीरा, गणवेरीवाल, कोटदीजी या सुरकोतड़ा। आपने पढ़ा होगा जब मैंने वहां पे दो चीजें आपको बताई थी। एक तो था आपका लोथल, जहां पे हमें गोदीवाड़ा डॉकयार्ड भी मिला है, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था सुरकोतड़ा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके क्या थे, बंदरगाह थे किसके, हड़प्पा सभ्यता के। याद रखिएगा। ठीक है, फिर आलमगीरपुर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। आलमगीरपुर, अ साइट बिलोंगिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे था। मैंने आपको बताया था कि आपको सारी चीजें, यहाँ पे हो गया ये मांडा, यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, साउथ में हो गया आपका दैमाबाद, दैमाबाद, और यहाँ पे सबसे आपके पश्चिम में हो गया सुतका गेंडोर। इन सब को किस नदी के किनारे स्थित किया गया था, किस जगह पे स्थापित किया गया था, ये सब आपको याद रखना है। आलमगीरपुर कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है, गोदावरी, हिंडन, दाशक या चेनाब। तो याद रखिएगा ये हिंडन नदी के किनारे था।
याद करवाया था मैंने, जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सब हैंडल कर लेते हैं, उनका इतना अच्छा आलम है इस टाइम पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को इसको बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ऐसे दैमाबाद आपका गोदावरी हो गया, मांडा चिनाब हो गया, सुत का गेंडोर दास हो गया, गेंडे को हम दास बना रहे थे, है ना। तो सारी चीजें आपको रिलेट होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन कहाँ से आयात करते थे? फ्रॉम वेयर डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपोर्ट टिन? हम टिन कहाँ से करते थे? कर्नाटक, राजस्थान, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान। आपको मैंने बताया था कि ये कैसे रिलेट करना है, जो आपका तालिबान है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो टिन के घर बनवा रहे हैं। तो तालिबान मतलब आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान और ईरान से हम क्या करते थे? टिन आयात करते थे। ठीक है, इमेजिन कैसे करना था? तालिबान क्योंकि पैसे नहीं है तो वो टिन के घर बनवा रहा है इस टाइम पे अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से। फिर हड़प्पा सभ्यता में चावल और मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? Where has evidence of rice and bead making factories been found in हड़प्पन civilization? चावल भी है और मनके बनाने का कारखाना भी है। तो अब बताना ये आपको कहां से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। आपने पढ़ा है जो चावल के साक्ष्य हैं वो आपको दो जगह मिले हैं, एक तो मिले हैं लोथल में और एक मिले हैं रंगपुर में, है ना। दो जगह आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पे चावल के साथ साथ मनके बनाने का भी कारखाना पूछा हुआ है ना, बीड मेकिंग जो फैक्ट्रीज थी उसके बारे में भी पूछा हुआ है। तो अब कौन सा आंसर होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो याद रखना है चावल, एक तो चावल से कंफर्म हो जाएगा कि लोथल है, क्योंकि रंगपुर तो ऑप्शन है नहीं। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता, जैसे मान लीजिए आपको इसका नहीं पता था कि यार मनके बनाने का कारखाना है कि नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि चावल हमको सिर्फ दो जगह मिला है, लोथल और रंगपुर। रंगपुर कहीं दिख नहीं रहा, मतलब लोथल आंसर होगा, क्योंकि चावल वाला भी तो आपका होना चाहिए ना स्थान, चावल हो साथ साथ में मनके बनाने के कारखाने भी हो। तो आप चावल से ही पता लगा ले जाएंगे कि ये लोथल होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कभी कभी आपको सारी चीजें पता हो, कभी कभी आपको ऑप्शन देख के भी समझना है कि कौन सा आंसर हो सकता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है तो। ठीक है, फिर भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वो कहलाती है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज कॉल्ड। मैंने बताया था जो भारत और पाकिस्तान के बीच कहलाएगी सेम वही भारत और बांग्लादेश के बीच कहलाएगी। तो डूरंड, मैकमोहन, रेडक्लिफ या मैनमोहन, इनमें से कौन सी है? तो ये है आपकी रेडक्लिफ। मैंने बोला था कि जो आपके रेड है, खून का जो निशान है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर में था, क्योंकि बहुत दंगे हुए थे उस टाइम पे। और आपका जो बांग्लादेश है वो भी आपका पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां पे भी आपको मिलेंगे, है ना, खून के निशान मतलब रेड। तो रेड क्लिफ से हमने रेड से बनाया था रेड क्लिफ, तो ये याद रखिएगा। मैकमोहन चीन वाली हो गई, मोहन हमारा चीन का, डूरंड दूर कौन सा था? अफगानिस्तान वाला था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड हो गई। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा? ये जब मैंने आपको पूरा ब्लॉक बनाया है उसमें बता था कौन सा स्थल किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा, धौलावीरा, बनमाली या लोथल। तो आप देखेंगे धौलावीरा और जो आपका लोथल है ये तो गुजरात वाले इलाके में थे, है ना। कालीबंगा ये तो आपका काली चूड़ियां पहन के हम राजस्थान में घूम रहे हैं। तो बचता है बनमाली। मैंने बताया था ना बन में बन लगाना चाहता है माली, तो कहाँ? हरियाणा में, है ना। हरियाणा में हो गया आपका बनमाली, याद रखिएगा। लोथल और धौलावीरा ये दोनों आपके गुजरात वाले इलाके के हैं, है ना। कालीबंगा राजस्थान का हो गया। फिर ऋग्वैदिक कालीन स्पर्श नामक अधिकारी का संबंध है। द ऋग्वैदिक नोबल ऑफिसर नेम्ड स्पर्श इज रिलेटेड टू। अगर आपको याद होगा मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करवाया था, स्पर्श को करवाया था मैंने स्पर्श से, कि आप किसी को अगर स्पर्श नहीं कर पाते फिर भी उसके बारे में जान लेते हैं, तो वो क्या है? वो होता है आपका गुप्तचर, स्पाई। ऐसा होता है ना कि आप मतलब जो स्पाई होते हैं कभी आपको ऐसा छूते नहीं हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कांटेक्ट बना के पता करेंगे आपके बारे में, बिना स्पर्श किए आपके बारे में पता कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पर्श वर्ड से मैंने आपको रिलेट करवाया था। वैदिक कालीन स्पर्श किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके गुप्तचर से। ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी ये आपका वाजपति था, है ना, ये याद रखिएगा। फिर दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड द दसराग बैटल टेक प्लेस?
अब यहीं पे क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आए, इसका वर्णन किस मंडल में है, इसका वर्णन किस वेद में है, तो आप बताएंगे भाई ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में है। फिर किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध, तो आप ये भी बताएंगे किसके किसके बीच हुआ था। एक तरफ 10 जन थे, जो हमने जन आपकी बताई है प्रशासनिक इकाई, एक तरफ सुदास थे, सुदास जीत जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है किस नदी के किनारे था, पिपासा, सदनीरा, परुष्णी या वितस्ता। तो मैंने आपको बताया था पुरुष से याद करना था, है ना। ये रावी नदी के किनारे, जो कि उस टाइम पे कहलाती थी परुष्णी नदी, तो परुष्णी नदी के किनारे आपको मिलेगा दशराग युद्ध, ठीक है। दशराग मंडल मैंने शायद दूसरा बता दिया, 7वां मंडल आपका है ना, ठीक है। फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है, सत्यमेव जयते इज रिलेटेड टू विच उपनिषद। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें हमें उपनिषद में मिली, जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा हुआ मिला है, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या प्रश्न उपनिषद। तो आपको सत्य की हमेशा जय होती है, कौन बोलता है, एक मुंडा आदमी बोलता है ना, मुंडक उपनिषद, उसको बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं लोग, तो बोलता है सत्य की हमेशा जय होती है। मुंडक उपनिषद में आपको मिलेगा सत्यमेव जयते, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किस दर्शन का संबंध कपिल ऋषि से है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी इज रिलेटेड टू सेग कपिल। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका कपिल जी पूछा हुआ है, या उल्टा पूछ सकता है कि यहाँ पे किसी दर्शन का नाम दे दे और पूछ ले कि ये किसने लिखा है ना। आपके जो यहाँ पे कपिल, जैसे कपिल जी के बारे में है, तो यहाँ पे किस दर्शन से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपके सांख्य दर्शन से रिलेटेड। यहीं पे पूछ ले सांख्य दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन है या किसने लिखा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा फिर कपिल जी ने लिखा है, ठीक है। मैंने रिलेट करवाया था, कपिल जो है उनकी संख्या में बहुत अच्छी पकड़ है, तो सांख्य दर्शन कपिल। आप देखेंगे यही सांख्य दर्शन आपको जैन फिलॉसफी में भी मिलेगा, है ना। जैन धर्म में सांख्य दर्शन का वो नॉलेज लेते हैं महावीर जैन, तो सांख्य दर्शन आपको याद रखना है। फिर शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी, शक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। राजधानी सबकी याद रखनी, शक्तिमती, हम जब शक्ति की बात करते हैं याद आ रहा होगा किसकी है, कंबोज, चेदी, अस्मक या मल्ल। अगर आपको ये नहीं याद है शक्तिमती, तो आप ये याद करिए कि हमने कंबोज की क्या पढ़ी थी, हमने चेदी की क्या पढ़ी थी, अस्मक की क्या पढ़ी थी या मल्ल की क्या पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको जो शक्तिमती है वो रिलेटेड है महाजनपद, किससे, चेदी से। चेदी महाजनपद आपको बुंदेलखंड वाले इलाके में मिलेगा, है ना, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों वाले इलाके में आता है। तो यहाँ से है आपका चेदी। मैंने बताया चेदी को आप छेदी लाल से भी कर सकते हैं, छेदी से भी कर सकते हैं, छेदी लाल से भी रिलेट कर सकते हैं, शक्ति बहुत है छेदी लाल में, आप जैसे चाहे रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपसे आना चाहिए, आप पॉज करके वीडियो को आंसर जरूर करते चलिएगा। फिर महावीर जैन के बचपन का क्या नाम था, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर जैन। अभी हमने महावीर जैन को पढ़ा है तो उसके बारे में, फिर जब गौतम बुद्ध भी ऐड हो जाएंगे तो फिर उनके बारे में भी पूछेंगे। सिद्धार्थ, वर्धमान, चेतक या सुधर्मा। तो याद रखिएगा महावीर जैन के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। कब जन्म होता है, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे वो आप मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, घर से कब निकले थे, मृत्यु कब होती है, ईयर भी याद रखिएगा, माता पिता का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, उनकी बेटी का क्या नाम था, उनके दामाद का नाम क्या था, जमाली जो आप पहली बार पढ़ते हैं, है ना, जो इनके पहले आपके शिष्य बने थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, नाम नहीं कंफ्यूज करना है। वर्धमान, ठीक है, वर्धमान महावीर जैन। फिर महावीर जैन द्वारा किस भाषा में उपदेश दिए जाते थे, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गिव सरमन्स। किस भाषा में उपदेश देते थे, पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज भाषा। तो मैंने आपको बताया था जो जैन धर्म के हैं, जैसे महावीर स्वामी जी हो गए, वो किस में दे रहे थे, प्राकृत में दे रहे थे। जैसे ही हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो वो किस में दे रहे थे, फिर वो पाली लैंग्वेज, पाली भाषा का यूज कर रहे थे। तो याद रखिएगा प्राकृत हो गई आपकी किससे, महावीर स्वामी से। फिर द्वितीय जैन संगीति किस स्थान पर हुई थी, एट विच प्लेस वाज द सेकेंड जैन संगीति हेड। यहाँ पे ये हमने पूछा है कि किस स्थान पर हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष भी पूछा जा सकता था, यहाँ पे ईयर किस साल हुई थी ये भी पूछा जा सकता था, और कहाँ हुई थी ये भी पूछा जा सकता था, है ना। वैसे कहाँ हुई थी ये तो हमने पूछ ही लिया। तो ये आपके जो क्वेश्चन है अलग अलग बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ हुई थी, याद करिए हमने पढ़ा था वल्लभी, गुजरात वाले इलाके में हुई थी, है ना।
और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण। हमने क्षमा से रिलेट किया था, याद होगा अगर आपको तो। पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। फिर हो गया कल्पसूत्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाय whom हैज द बुक कल्पसूत्र बीन रिटन? कल्पसूत्र बताना है आपको। मैंने एक तो बताया सूत्र, जितनी भी चीजें आएंगी जैन धर्म से रिलेटेड हो गई, तो यहाँ पहले आप जैन धर्म वालों को खोजेंगे तो आप देखेंगे ये और ये तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बचते हैं ये दोनों, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इसमें से भी जो हमारा कल्पसूत्र है, कल्पना के बारे में कौन बोलता है? तो याद रखिएगा कौन है इसमें आंसर, ये हो गया आपका भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है वो कल्पना के बारे में बताते हैं ना, कल्पना करते हैं जो आपके तीर्थंकर है उनकी जीवनी के बारे में। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु जी ने लिखी है, ठीक है। आई होप आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, पॉज लेकर अच्छे से आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं जरूर देखिएगा कि आपने गलत कहाँ पे क्या किया है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं अच्छे से फिट हो जाए। नंबर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये समझ के रखिए कि आपको अभी क्या रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। हमारे जो लेक्चर है सुबह एक 10 बजे आएगा आपको, ठीक है। तो 10 बजे एक सुबह मिलेगा और एक 6:30 बजे आपको शाम को मिलेगा। और जैसे ही आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको शाम को 4 बजे भी एक लेक्चर मिलेगा, सुबह एक करंट अफेयर का भी लेक्चर मिलेगा। तो बस आपको करना है, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैं हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।